अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ लिखारियों को हमने इतना जरूर पढ़ लिया होता है कि उनका राइटअप जब हमारे सामने आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये, अगर उनका नाम भी आप मेंशन ना करें तो समझ जाएंगे हम कि ये राइटअप किसका है, ये लिखत किसकी है। लेकिन आज जिस मुहक्किक, जिस तारीखदान, जिस लिखारी की मैं बात करने जा रहा हूँ, उनकी ये किताब पढ़ते हुए मुझे एक मर्तबा भी नहीं लगा कि ये किताब उन्होंने खुद लिखी है। मुझे लगा कि उन्होंने किसी से लिखवाई है, या तो अपने एहसासात को इतना उन्होंने कंट्रोल करके एक यूनिक किताब हमारे सामने लाई है कि उनका वो स्टाइल ही मुझे नहीं लगा। लेकिन पढ़ते हुए बहुत मजा आया। मैं बात कर रहा हूँ नदीम फारूक पराचा साहब की। आप डॉन में उनको पढ़ते हैं, स्मोकर्स कॉर्नर के नाम से वो हर संडे को लिखते हैं। अगर पाकिस्तान की कल्चर हिस्ट्री आपने पढ़नी है तो नदीम फारूक पराचा से बेहतर मेरे ख्याल में कोई लिखारी नहीं है पाकिस्तान में। कल्चरल हिस्ट्री पढ़ लें, पाकिस्तान की क्रिकेट का जवाल जो आज आप देख रहे हैं वो आप जाके हिस्ट्री में नदीम फारूक कराचा साहब से पूछ लें, एक मरतबा तो पूछ लें, पढ़ लें। जो भी क्रिकेट के मेरे दोस्त शौकीन है, एक मरतबा तो पढ़ लें नदीम फारूक कराचा को। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सईद अनवर साहब जब तबलीगी जमात में गए तो 2003 का वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका। नदीम फारूक कराचा साहब लिखते हैं कि सईद अनवर साहब ने कहा कि मलाइक आएंगे और हम ये वर्ल्ड कप मलाइकों की मदद से जीतेंगे। मलाक हमारी मदद करने आएंगे, फरिश्ते हमारी मदद करने आएंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान माशाल्लाह पहले ही राउंड में वर्ल्ड कप से निकल गया। तो शरिया खान साहब ने पूछा सईद अहमद साहब से कि कहाँ चले गए आपके मलाइक, फरिश्ते क्यों नहीं आए हमारी मदद करने। तो उन्होंने कहा हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं, हमारे अमाल नामे अच्छे नहीं हैं, वरना वो आते हमारी मदद करने। अब ये जब मेंटेलिटी आ जाए क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, तो फिर आपका अल्लाह ही मालिक है और कुछ भी नहीं हो सकता। दी स्मोकर्स कॉर्नर्स में ये लिखा हुआ है नदीम फारूक फराजा साहब ने, और शरिया खान साहब ने अपनी किताब में मेंशन किया हुआ है। आज उनकी जो किताब मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो है ऑफ रीजन, रोमांस एंड रूइन, अ कंसेप्चुअल हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान आइडियोलॉजी। बहुत ही खूबसूरत किताब है, बड़ी मेहनत करके लिखी है। इसमें पहले तो प्रीफेस खुद लिखा है, तकरीबन 50-60 पेज का एक डिटेल प्रीफेस लिखा है नदीम फारूक फराचा साहब ने। फिर 3 इसमें चैप्टर हैं और आखिर में कंक्लूजन है। तकरीबन 200 पेजेस की ये किताब है। वैन कार्ड वालों ने इसको शाया किया है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों में आपको मिल जाएगी। 2500 इसकी कीमत है। कीमत वैसे कुछ ज्यादा ही लग रही है मुझे। और ये जिन्ना साहब की तस्वीर है इनके ऊपर। 2-3 फिगर्स पे इन्होंने बात की है। सबसे पहले आ जाते हैं सर सैयद पे, कि सर सैयद ने जो साइंस को अडॉप्ट किया और मुसलमानों के लिए एजुकेशन का उन्होंने बंदोबस्त किया अलीगढ़ में, यूपी में, उनके पीछे क्या अवामिल थे। सर सैयद अहमद खान की जिंदगी पे भी थोड़ा डिटेल में जाके लिखते हैं। और फिर सर सैयद का क्या किरदार रहा है मुस्लिम मॉडर्निज्म में। असल में ये किताब फिलोसफी पे, मॉडर्निज्म आप पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ेंगे, अब मेटा मॉडर्निज्म पे आ गए नदीम फारूक फराचा साहब। एक खूबसूरत किताब। सर सैयद अहमद खान आज हमारे पास वैलिड क्यों नहीं है। उसमें वो लिखते हैं कि वो थे ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ, वो थे लॉजिक के इंसान, मंतिक के, साइंस को मानने वाले। वो मजहब को भी साइंस के साथ मिलाते थे, साइंस से अलग नहीं करते थे, साइंस के मुखाल जाके उसको चैलेंज नहीं करते थे। बहुत खूबसूरत लिखा है इस किताब में सर सैयद अहमद खान का प्रोफाइल। कुछ इख्तलाफात भी हैं। मसलन सर सैयद अहमद खान पे एक इल्ज़ाम है कि वो औरतों की तालीम के खिलाफ थे, लेकिन उसका भी रिबटल दिया है नदीम फारूक फराचा साहब ने, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है, समझ में आती है बात। कि सर सैयद अहमद खान ने कहा कि औरत को तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन पहले मर्द हासिल करे, ताकि जिस घर से औरत निकल रही हो कम से कम उसको मर्द की तरफ से सिंपथी हो, हेल्प हो। ये ना कोई मर्द अनपढ़ हो
औरत पढ़ी लिखी हो, तो ये आपस में सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। एक दो और जगहों पे लिखा है कि सर सैयद अहमद खान क्यों वैलिड नहीं है आज पाकिस्तान में। जब ज़िया उल हक साहब हमारे पास आए 70s में, तो ये साइंस के इंसान थे। 1898 में सर सैयद अहमद खान बहुत हो गए, लेकिन उन्होंने जो अलीगढ़ कॉलेज, बाद में वो जो यूनिवर्सिटी बनी, और वहाँ पे जो असातिज़ा थे और या यहाँ वहाँ पे जो शागिर्द थे, उनको जो तालीम दी जाती थी, वो तालीम जो इनलाइटमेंट थी, यूरोपियन इनलाइटमेंट थी, उसके पसे पर्दा दी जाती थी कि उनसे आप मुस्तफीज हो। जो लॉजिक है, जो साइंस है, जो फलसफा है, जो जो कुछ वहाँ के उलूम है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान लंदन भी गए थे, यूरोप भी घूमे थे, वहां से होके आए थे। लेकिन जब हमारे पास ज़िया उल हक साहब आए, तो उन्होंने सर सैयद अहमद खान को साइड पे कर दिया, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए थे। हमें चाहिए थी थियोलॉजी, थियोक्रेसी, थ्यो डेमोक्रेसी। ये सब टर्म्स आप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे जो ये मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, तो उनको ये बातें समझ में आ जाएंगी ये किताब पढ़ने के बाद। उसके बाद इकबाल पे आ जाते हैं। अल्लामा इकबाल साहब पे बहुत डिटेल में लिखा है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की तारीफ करते हैं, कभी उनके खिलाफ चले जाते हैं। एक चीज पे कभी कम्युनिज्म की तारीफ करते हैं, फिर कम्युनिज्म के खिलाफ आ जाते हैं। और जिन्ना साहब से भी ज्यादा इकबाल को क्यों पजीराई मिली पाकिस्तान में, स्पेशली जमात इस्लामी वालों ने या मजहबी पार्टियों ने, इवन खादिम हुसैन रिजवी साहब ने उनको ज्यादा, आप सुनेंगे उनकी तकारीर में, तो खादिम हुसैन रिजवी साहब बहुत पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल साहब को। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, अल्लामा इकबाल साहब को बड़ी डिटेल में जाके समझाते हैं हमें नदी फारूक कराचा साहब के इकबाल साहब ने क्या लिखा, फिर उसका रिबटल दिया, फिर किसी की तारीफ की, फिर उससे वापस आ गए। मसलन ब्रिटिश के लिए उन्होंने कंडेम किया, फिर नाइटहुड भी ले लिया, जो एक बहुत बड़ा लक़ब है। तो कहने का मकसद है कि अल्लामा इकबाल साहब को भी हमने मिसयूज किया अपने मतलब के। सेकुलर लोगों ने अपने मतलब के उनसे शेयर लिए, जो रेडिकल लोग थे उन्होंने अपने मतलब के उनसे शेर चुन लिए। अल्लामा इकबाल को कंप्लीट समझने की बजाय हमने पिक एंड चूज किया। ये हमारा आलमिया है। जिन्ना साहब तो साथ साथ लेके चलते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं मौदूदी साहब पे, जमात इस्लामी के जो फाउंडर हैं मौलाना मौदूदी साहब, जो पाकिस्तान को ना पाकिस्तान कहते थे। इस किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से। और जिन्ना साहब पे हर बात कह देते थे जो जिन्ना साहब पे बनती नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान बन गया। मुस्लिम मॉडर्निज्म की बुनियाद पे पाकिस्तान बना है। इस किताब की जो थीम है कि मुस्लिम नेशनलिज्म और मुस्लिम मॉडर्निज्म के बुनियाद पे किताब पाकिस्तान बना है। इस्लामिक नहीं, इस्लामिक थियोलॉजी पे नहीं बना, मुस्लिम मॉडर्निज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म पे बना है। और मुस्लिम मॉडर्निज्म पे एक और किताब भी है नदीम फारूक कराचा साहब की। नदीम फारूक कराचा साहब को कभी आप पढ़ें, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत ही अजीम काम करते हैं, मैं दिल से रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। मुस्लिम मॉडर्निज्म में जिन्ना साहब थे, सर सैयद थे, अल्लामा इकबाल साहब थे, जो भी मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी, उसमें जिन्ना साहब का बड़ा किरदार था। लेकिन मौदूदी साहब ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत उस सारे मुस्लिम मॉडर्निज्म को हाईजेक करके इस्लामिक थियोलॉजी, हुकूमत इलाही, मुस्लिम ब्रदरहुड, सैयद कुतुब की मिसालें आपको मिलेंगी, और इजिप्ट के एक दो और लोग हैं। 1966 में सैयद कुतुब हाईजेक हैंग हो गए, उनको फांसी लगाई गई है इजिप्ट में। लेकिन फिर किस तरह वो मशहूर हुए हैं बाद में। फिर रेडिकलिज्म हमारे पास कैसे आया, फिर कैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हम आगे जाते गए। फिर एक ब्रेक लग गई, क्योंकि अयूब खान मॉडर्न था। अयूब खान पे ये इल्जाम नहीं है कि वो रेडिकल था। लेकिन जब भुट्टो साहब को कॉर्नर किया गया निजाम मुस्तफ़ा, पीएनए की पार्टियों के बैनर के तहत, जब वो उनके खिलाफ एहतजाजात हुए, फिर ज़िया उल हक साहब जब आए और ज़िया उल हक साहब के लिए लिख रहे हैं कि वो मौदूदी साहब की किताबें ऑफिसर मेस में मिलिट्री के ऑफिसर्स को हैंड ओवर करते थे कि आप पढ़ें।
और भुट्टो साहब उस चीज को इनकरेज करते थे और लिखते हैं कि भुट्टो साहब कितने नादान थे कि जियाउल हक साहब जैसे आदमी को कहते थे कि मौदूदी साहब की किताबें आप अपने ऑफिसर्स को पढ़ाएं। फिर मिलिट्री मेस में अल्कोहल पे पाबंदी लगाई गई। याद रहे कि पीआईए में भी मिलता था, मिलिट्री ऑफिसर्स मेस में भी मिलता था, और उस वक्त अल्कोहल पाकिस्तान के कहीं पे भी पाबंदी नहीं थी। फिर जियाउल हक साहब ने 5 जुलाई 1977 को ओवरथ्रो कर दिया, कू कर लिया। सितंबर 1979 में मौदूदी साहब भी फौत हो जाते, लेकिन 2 साल में न सिर्फ जियाउल हक साहब को माना मौदूदी साहब ने, बल्कि जियाउल हक साहब की कैबिनेट का हिस्सा बनी जमात इस्लामी, और बोला कि ईस्ट बंगाल भी हमारे से, ईस्ट पाकिस्तान भी इसलिए चला गया है कि वहां पे हम अच्छे मुसलमान नहीं थे, अच्छे मुसलमान बने। पूरी थियोलॉजी, आइडियोलॉजी जो जमात इस्लामी की है, जो मौदूदी साहब की है, वो बयान की है कि किस तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और उसके बाद जियाउल हक साहब से मिलके हमारे इस कल्चर को, हमारे मुस्लिम मॉडर्निज्म को, मुस्लिम नेशनलिज्म को इस्लामिज्म में कन्वर्ट किया मौदूदी साहब ने। और फिर जिहाद की तरफ हम चले गए। जिहाद भी उस वक्त आपको पता है कि क्या बना फिर पाकिस्तान का। इस वक्त वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री के ऑफिसर्स और जवान जितना इस चीज की वजह से उन्होंने नुकसान खाया है, 80,000 कैजुअल्टीज हुई हैं अभी तक इस जिहाद की वजह से। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये जिहादी हमने खुद पाले थे, खुद आगे बढ़ाए, अब उसको काउंटर करने के लिए भी तो जाहिर है हमें। और फिर लिख रहे हैं बार बार कि सऊदी अरेबिया इतनी फेवरेट थी मौदूदी साहब की कि 1954 में फांसी आ गई थी मौदूदी साहब को, जेल में थे, लेकिन वहां से सिफारिश आ जाती थी। या यहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में, जुडिशरी में कुछ लोग थे जो मौदूदी साहब को बड़ा लाइक करते थे। अपने नाना की मिसाल दे रहे हैं कि वो कोलकाता से माइग्रेट करके आए थे, वहाँ पे अच्छा बिजनेस चल रहा था उनका, और अब मेरी अम्मी के साथ जो 4 साल की थी, 4 बच्चे लेके आ गए थे कराची में। जिन्ना साहब के बड़े आशिक थे, लेकिन जब मौदूदी साहब को जेल में डाला गया तो कराची में रैली निकाली थी मेरे नाना ने कि भाई मौदूदी साहब को रिलीज करें। तो कुछ उनकी पसंदीदा जो शख्सियतें थी वो बड़ी सीटों में बैठे हुए थे, तो मौदूदी साहब को निकाल के ले आते थे। कभी हाउस अरेस्ट हो जाते थे, कभी इनके मैगजीन पे पाबंदी लग जाती थी। लेकिन फिर जियाउल हक साहब के बाद किसी के भी हाथ में वो रेडिकलिज्म नहीं रहा, फिर आगे चला गया। मुजाहिदीन और तालिबान और अलकायदा और अब ISIS, और आज तो पता नहीं कहाँ। जब ये रेडिकलिज्म हम अपने हाथों से छोड़ते हैं, अवामुन नास में जब जाता है, तो इस पे कंट्रोल किसी का नहीं रहता। और फिर आपको इस किताब में कांट मिलेगा, आपको नीत्शे मिलेगा, आपको जो भी यूरोपियन, जर्मन जो भी फिलोसोफर्स हैं, मार्क्स हो गया, कार्ल मार्क्स हो गए, हेगल हो गया, सब की आपको डिटेल में कि कहाँ से मौदूदी साहब ने क्या चीज ली है, कहाँ से इकबाल ने क्या चीज ली है। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, मॉडर्निज्म के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म आया, पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद अब कह रहे हैं कि काम हो रहा है और मेटा मॉडर्निज्म के दौर में रह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत किताब है, एक मरतबा इसको लाजमी पढ़ें, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ हम पहुंच गए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।